मैं डॉक्टर एस तिवारी गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं आंग्ल मराठा संबंध के ऊपर। आज हम बात करेंगे तृतीय मराठा युद्ध जो 1804 से 1806 तक घटित हुआ था। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार सिंधिया और भोंसले को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने होलकर, जो कि मराठा सरदार था जसवंतराव होलकर, जिसका केंद्र इंदौर था, उसके साथ किस प्रकार से संघर्ष की परिस्थितियां उत्पन्न हुई या संघर्ष हुआ। वेलेजली ने संघर्ष प्रारंभ किया था। उसके बाद फिर प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थीं, किस प्रकार से होलकर के द्वारा संघर्ष किया गया, प्रारंभिक सफलता प्राप्त की गई, दिल्ली का घेरा डाला गया, दिल्ली का घेरा उठाना पड़ा, फिर युद्धों में उसे पराजित होना पड़ा और भरतपुर तक वह पहुंचा। उसके बाद राजपुर घाट की संधि, क्या शर्तें थीं उसकी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि में भी परिवर्तन हुआ। लॉर्ड वेलेजली को वापस बुला लिया गया, उसके स्थान पर कॉर्नवालिस और फिर सर जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल बनाया गया और उसने किस प्रकार से अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया और अंग्रेज़ों के हितों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया, मराठों को पुनः संभलने का अवसर किस प्रकार मिला, इसके परिणाम या महत्व पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रमुख मराठा सरदार होलकर के साथ अंग्रेज़ों का युद्ध नहीं हुआ था। जैसा कि हमने चर्चा की, भोंसले के साथ संघर्ष हो चुका था। पेशवा भी अब संघर्ष की स्थिति में था कि संघर्ष करना चाहता था और सिंधिया के साथ संघर्ष हो चुका था। इन दोनों शक्तियों को, दोनों सरदारों को अंग्रेज पराजित कर चुके थे, किंतु एक प्रमुख शक्ति या प्रमुख सरदार मराठों का होलकर, अभी यशवंतराव होलकर शेष था। बहुत जल्दी उसको भी संघर्ष करके अपने नियंत्रण में लाने का इच्छुक था। वेलेजली साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इस समय राजस्थान के राजपूत जो नरेश थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थीं तथा उनका संरक्षण प्राप्त कर लिया था। इनमें एक राज्य था जयपुर भी, और जयपुर पर होलकर के द्वारा चौथ वसूली के लिए आक्रमण किया गया था। बार बार आक्रमण किया जा रहा था क्योंकि यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में था। इस कारण से अंग्रेज़ों से वह सहायता की मांग करता है और वेलेजली को अवसर मिलता है होलकर के खिलाफ संघर्ष करने का। यशवंतराव होलकर से अंग्रेज युद्ध का प्रारंभ कर देते हैं, इसी बहाने से कि उनके मित्र पर आक्रमण किया गया है और उनके साथ जयपुर के साथ अंग्रेज़ों की संधि थी। अंग्रेज़ों को परास्त करना, होलकर ने मानसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को कोटा के निकट मुकुंद धारा के दर्रे में बुरी तरह से परास्त कर दिया। युद्ध में अंग्रेज़ों को बहुत हानि उठानी पड़ी। इससे उनकी प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगा और होलकर बहुत उत्साहित हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज अजेय नहीं है, उनको पराजित किया जा सकता है। होलकर ने उत्साहित होकर दिल्ली का घेरा डाला। एक बड़ी सेना के साथ अक्टूबर 1804 को उसने दिल्ली का घेरा डाल दिया। 8 से 14 अक्टूबर तक यह घेरा रहा। यद्यपि वह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका। उसका कारण था लेफ्टिनेंट कर्नल ऑक्टरलोनी जो था, वो अनुभवी सेनापति था। उसने प्रयत्नों से होलकर को उसने सफल नहीं होने दिया। अगर वहाँ पर होलकर सफल हो जाता तो एक बड़ी सफलता होती और अंग्रेज दिल्ली से भगा दिए गए होते, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। इसके बाद होलकर की पराजय प्रारंभ हुई। 13 नवंबर को होलकर की सेना डीग के युद्ध में पराजित हुई। 17 नवंबर 1804 को फर्रुखाबाद के युद्ध में जनरल लेक ने होलकर को परास्त किया। अंग्रेज़ों की सेना ने होलकर का अमृतसर तक पीछा किया। कई बार टकराव हुआ और बार बार होलकर को पीछे हटना पड़ा। अंत में होलकर भरतपुर के दुर्ग में पहुंचा। होलकर इन पराजयों के पश्चात अपने मित्र भरतपुर के जाट राजा के यहाँ चला गया। भरतपुर का किला बहुत सुरक्षित था और मजबूत था। जनरल लेक ने उस पर 4 बार आक्रमण किए, बहुत तेज आक्रमण किए, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन परिस्थितियों में प्रारंभिक मानसेन जो पराजित हुआ था उससे और जनरल लेक के बार बार प्रयास के बाद असफलता के कारण अंग्रेज कंपनी के जो संचालक थे वो और गृह सरकार परेशान हो गई।
वेलेजली को वापस बुला लिया गया। वेलेजली से उनका विश्वास उठ गया था। उसकी आक्रामक नीति को उन्होंने अस्वीकार किया और वेलेजली को वापस बुला लिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। वह वृद्ध हो चुका था, 67 वर्ष का था, किंतु उसे कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया। 1805 में वह भारत पहुंचा और उसने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। वह मराठा सरदारों के साथ संतोषजनक समझौता करने के पक्ष में था, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसने प्रयास शुरू किया ही था कि उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद अस्थायी तौर पर सर जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल का कार्य सौंपा गया। कॉर्नवालिस की मृत्यु के पश्चात 5 अक्टूबर 1805 को सर जॉर्ज बार्लो ने गवर्नर जनरल का पद अस्थायी रूप से संभाला। पूर्व गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस की नीति का ही समर्थक था, हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। उसने होल्कर के साथ समझौता कर लिया तथा सिंधिया और भोंसले के साथ जो समझौते हुए थे उनमें भी कुछ परिवर्तन किया गया। मुख्य रूप से सिंधिया के साथ परिवर्तन किया गया। राजपुर घाट की संधि, ये होल्कर के साथ किया गया। यशवंतराव होल्कर के साथ राजपुर घाट की संधि उसके द्वारा की गई। 7 जनवरी 1806 तब तक आ चुका था। इसकी पहली शर्त थी, चंबल नदी के उत्तर की संपूर्ण भूमि से अपने अधिकार को होल्कर ने छोड़ दिया। होल्कर के द्वारा पुणे, बुंदेलखंड तथा अंग्रेज एवं उसके मित्रों की सीमाओं पर कोई अधिकार न करने हेतु वचनबद्धता बताई गई, वचन दिया गया। होल्कर के द्वारा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपियन को अपनी सेवा में न रखने का वचन भी दिया गया। होल्कर के द्वारा एक निश्चित मार्ग से वापस मालवा जाने का वचन दिया गया, क्योंकि मराठे जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग पर लूटपाट करते हुए या चौथ और सरदेशमुखी कर वसूल करते थे, तो उसने एक निश्चित मार्ग से वापस जाने का, इस तरह की कोई गतिविधि न करने का वचन दिया। अंग्रेजों के द्वारा चंबल नदी के दक्षिण की ओर होल्कर की सीमाओं में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया, ताकि आपसी टकराव न हो। ये नीति में परिवर्तन के कारण इस तरह के वचन अंग्रेजों की तरफ से दिए जा रहे थे, अन्यथा इस तरह का वचन अंग्रेज नहीं देते थे, और अगर देते थे तो उसका पालन नहीं करते थे। अंग्रेजों ने चंबल नदी के उत्तर स्थित राज्यों टोंक, रामपुर और जो भी राज्य थे उनसे अपने संरक्षण को समाप्त कर दिया और बूंदी की पहाड़ियों के उत्तर की संपूर्ण भूमि होल्कर को वापस लौटा दी, वापस सौंप दिया। इस तरह से होल्कर को इससे बहुत लाभ हुआ। अंग्रेजों ने जयपुर नरेश से भी अपने संरक्षण को हटा लिया। एक तरह से मराठों को छूट दे दी गई कि वो जो भी करना चाहें वो राजस्थान के क्षेत्र में कर सकते हैं, जयपुर के साथ कर सकते हैं। जयपुर के प्रति यह नीति अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि उसने अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध बड़ी सहायता दी थी और भारतीयों के दृष्टिकोण से अच्छा था, क्योंकि अब अंग्रेज उनके साथ नहीं थे, अब भारतीय एक साथ हो सकते थे, यद्यपि ऐसा हुआ नहीं। 22 नवंबर 1805 को सिंधिया के साथ भी नवीन संधि की गई, जिसके द्वारा सुरजी अर्जुन गांव की संधि में कुछ परिवर्तन कर दिया गया। ये परिवर्तन था, गोहद की सीमाएं और ग्वालियर का किला सिंधिया को वापस दे दिया गया। यह तय किया गया कि सिंधिया चंबल नदी के उत्तर और अंग्रेज चंबल नदी के दक्षिण की भूमि पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने राजपूत शासकों से अपने संरक्षण को हटा लिया और वचन दिया कि वह उनके और सिंधिया के मामलों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरह से दोनों के साथ, सिंधिया के साथ सूरी अर्जुन गांव की जो संधि पहले वेलेजली ने की थी, उसमें परिवर्तन करके कुछ अधिकार सिंधिया को प्रदान किया, कुछ क्षेत्र प्रदान किया गया, कुछ लाभ उसे मिला। और उसी प्रकार से होल्कर के साथ भी संधि की गई, राजपुर घाट की संधि। उसमें कुछ अधिकार और क्षेत्र वापस कर दिए गए। इस तरह से अहस्तक्षेप की नीति और इस तरह से कार्य किया गया ताकि मराठे संतुष्ट हो जाएं और मराठे और अंग्रेजों में संघर्ष न हो। इस नीति के अंतर्गत इस तरह के कार्य किए गए। इसकी समीक्षा, अहस्तक्षेप की नीति, सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया। इनके द्वारा लॉर्ड वेलेजली की नीति का त्याग कर दिया गया तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति का अनुसरण किया गया। इनके द्वारा वेलेजली द्वारा प्राप्त लाभ का त्याग कर दिया गया और मराठा सरदारों को कुछ क्षेत्र वापस किए ताकि वे संतुष्ट हो सकें। तो अहस्तक्षेप की नीति अब शुरू की गई, जो कॉर्नवालिस
और जॉर्ज बार्लो के द्वारा अपनाई गई। मराठों को शक्ति संगठन का अवसर प्राप्त हो गया। अंग्रेजों के द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाए जाने का लाभ मराठा सरदारों को प्राप्त हुआ तथा उनके द्वारा शक्ति का पुनः संगठन किया जा सका। उनकी स्थिति में सुधार हुआ तथा आगे चलकर अंग्रेजों को पुनः संघर्ष करना पड़ा। पेशवा, सिंधिया एवं होलकर ने अपनी आर्थिक स्थिति और सैनिक संगठन में सुधार किया तथा अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ली। तो इस तरह से मराठों को शक्ति संगठन का अवसर प्राप्त हुआ, जो हस्तक्षेप की नीति का कारण था। राजपूत नरेशों से धोखा किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के द्वारा उन राजपूत नरेशों से अपना संरक्षण हटा लिया गया जो उनके समर्थक थे या मराठों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। राजपूत नरेशों के द्वारा मराठों के खिलाफ अंग्रेजों को बहुत मदद की गई थी। इसके कारण यह राजपूत नरेश अब आरक्षित हो गए तथा उनको मराठों की दया पर छोड़ दिया गया। जयपुर का राज्य अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा तथा उन्हें मराठों की दया पर छोड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये उनके साथ अन्याय था। अंग्रेजों को क्षति हुई। हस्तक्षेप की नीति से अंग्रेजों को क्षति उठानी पड़ी तथा मराठों को शक्ति संगठन का अवसर प्राप्त हो गया, जिसका खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ा तथा चतुर्थ में मराठा युद्ध के रूप में संघर्ष करना पड़ा। कई क्षेत्र सिंधिया और होलकर को सौंप दिए गए तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों से अंग्रेजों ने अपना संरक्षण हटा लिया था। विशेषकर जो राजपूत राज्य थे आसपास, जहां पर मराठे लगातार अभियान किया करते थे, उनके साथ वेलेजली ने संधि कर ली थी और संधि करके उनका साथ प्राप्त किया था मराठों के खिलाफ। लेकिन इस लाभ का भी त्याग कर दिया गया हस्तक्षेप की नीति के द्वारा। सिंधिया को लाभ हुआ। सिंधिया के साथ पुनः सुरजी अर्जुन गांव की संधि को दोहराया गया, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। सिंधिया को नए क्षेत्र प्राप्त हुए। ग्वालियर का किला मिल गया। चंबल के दक्षिण के कुछ भाग तथा गोहद सीमा के तट के कुछ क्षेत्र प्राप्त हो गए। राजपूत नरेशों से अंग्रेजों के द्वारा संरक्षण हटा लिए जाने के कारण भी सिंधिया को लाभ प्राप्त हुआ। एक तरह से इनको सरदेशमुखी और चौथ जो ये वसूल किया करते थे, उसमें अंग्रेजों ने बाधा न बनना स्वीकार कर लिया था। ये इन संधियों से स्पष्ट हुआ। वेलेजली की नीति अंग्रेजों की हित में थी। इस समय वेलेजली के द्वारा जो नीति मराठों के प्रति अपनाई जा रही थी, वह अंग्रेजों की दृष्टि से उपयुक्त थी। कंपनी के संचालकों एवं गृह सरकार के द्वारा अपनाई गई नीति त्रुटिपूर्ण थी, जिसके कारण अंग्रेजों को क्षति उठानी पड़ी और मराठों को संभलने का, शक्ति में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त हुआ। सैन्य संगठन का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका प्रयोग उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया। यह मराठों और भारतीय दृष्टिकोण से लाभकारी था, किंतु अंग्रेजों के दृष्टिकोण से रणनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। गृह संचालकों, गृह सरकार और जो कंपनी के संचालक थे, उनकी जल्दबाजी का यह परिणाम था। ब्रिटिश गृह सरकार तथा संचालकों ने धैर्य नहीं रखा तथा हड़बड़ी में वेलेजली को वापस बुला लिया गया। यह त्रुटिपूर्ण निर्णय था, क्योंकि कुछ ही समय में वेलेजली के द्वारा मराठों की शक्ति का अंत किया जा सकता था, ऐसी संभावना थी। किंतु वेलेजली के इस कार्य में उसे वापस बुलाकर अवरोध उत्पन्न कर दिया गया। होलकर को वह पराजित करके पूरा समझौता कर सहायक संधि करवा सकता था, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी और संचालकों के साथ गृह सरकार के द्वारा उसको वापस बुला लिया गया। वेलेजली द्वारा प्राप्त लाभ को खो देना। वेलेजली के द्वारा प्राप्त स्थिति को लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉर्ज बार्लो की हस्तक्षेप की नीति के कारण खो दिया गया। इससे होलकर एवं सिंधिया को बहुत लाभ प्राप्त हुआ तथा उन्हें अपनी स्थिति में सुधारने या सुधार करने और सैन्य संगठन को पुनः स्थापित करने में बड़ी मदद प्राप्त हो गई। कई क्षेत्र भी, जैसा हमने ऊपर विवरण दिया है, उन्हें प्राप्त हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकी, सैनिक शक्ति सुधर सकी और वो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो सके। पेशवा ने यद्यपि बेसिन की संधि करने के बाद एक तरह से अपने को या मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया था, किंतु धीरे धीरे, क्योंकि वह था तो मराठा ही, उसके भीतर देशभक्ति की भावना या मराठा स्वाभिमान जाग गया था। अब वह सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ सभी से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनका सहयोग मांग रहा था। और उसी के कारण आगे चल के हम देखेंगे कि चतुर्थ
आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो पेशवा की इसी जो उसकी बेचैनी थी, जो उसको अपनी त्रुटि का एहसास हो रहा था, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को वह देख रहा था तथा उसे सहन नहीं कर पा रहा था और टकराव उसने शुरू कर दिया था। इसी के कारण आगे चल के हम देखेंगे, अगले चरण में हम चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में उसका अध्ययन करेंगे।